नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस कार्यक्रम के अंदर, जो कि न्यूज टाइम नेटवर्क का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम सिद्धांत सहगल जी से, जो हमारे परम मित्र हैं और हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। आज वो हमारे साथ हैं और हम ये लाइव प्रोग्राम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत जी, गुड मॉर्निंग। एंड अपने वक्त निकाला जुड़े। जी सर। आपके प्रोग्राम की प्रतीक्षा तो बहुत लोग करते हैं। आज थोड़ा सा डिले हुआ है मामूली सा, लेकिन उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं अपने दर्शकों से। अ, जो मुद्दे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिद्धार्थ जी, उसमें से एक मुख्य मुद्दा है कि अमित शाह के ऊपर बहुत सारे कनाडा से इल्जाम आए हैं और उन इल्जामों में कहा जा रहा है कि अमित शाह के ऑफिस से कनाडा के अंदर हत्या करवाने के आदेश दिए गए थे। और ये किसी आम आदमी ने इल्जाम नहीं लगाए हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में आया है। और डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा डेविड मॉरिसन ने ये इल्जाम लगाया है। ये बड़ी हस्ती है, बड़ा कंट्री है, सब छोटा कंट्री नहीं है। कहने को 4 साढ़े 4 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन $54,000 का उसका पर कैपिटा इनकम है और हम $2,500 पे हैं। तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है $2.1 ट्रिलियन की, और अमेरिका के साथ तो रोटी बेटी का रिश्ता है उसका, जैसे हमारा नेपाल के साथ में है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और साथ में जो आरएसएस और बीजेपी का एक जहरीला प्रचार स्टार्ट हुआ है झारखंड और महाराष्ट्र में, हिंदू सकल समाज और स्वाभिमान यात्राएं और सब कर करा के इतना कट्टपंथी जैसे तालिबानी एक स्वरूप होता है, उस पर बात करेंगे। तो आरएसएस का भविष्य क्या है। और तीसरा, अब प्रियंका गांधी की भी एंट्री होने जा रही है, तो राहुल और प्रियंका की जोड़ी क्या जलवा दिखाएगी, खास तौर से लोकसभा के अंदर। सबसे पहले सर हम अमित शाह पे आते हैं। इतना बड़ा इल्जाम 77 साल की हमारे इतिहास में कभी भी किसी भी भारत के गृह मंत्री के ऊपर नहीं लगाया हुआ कि उसको एक हत्यारे की तरह पेश किया जा रहा है। तो पहले इसी के ऊपर लेते हैं कि क्या अमित शाह इन इल्जामों से बच पाएंगे। और अमेरिका ने तो साफ कह दिया कि ये इल्जाम बहुत चिंताजनक है, लेकिन अमेरिका ने भारत की साइड लेने से इनकार कर दिया यहाँ पर। और फाइव आइज के अंदर भी ये बात हो रही है। तो हमारे लिए तो ये परिस्थितियां बड़ी दुश्वारियां भरी हैं। क्या उनके ऊपर कोई ज्यादा संकट है उनकी कुंडली के हिसाब से, क्या उनकी सेहत के ऊपर या उनकी रेपुटेशन के ऊपर? क्योंकि उनकी रेपुटेशन का मतलब भारत की रेपुटेशन है, गृह मंत्री है वो। तो आपके हिसाब से क्या अल्टीमेटली हो क्या रहा है सर ये? जी, नमस्कार सर और नमस्कार दर्शकों को, हमारे मित्रों को। अमित शाह जी के बारे में चर्चा पिछले 2 एपिसोड पहले भी एक बार हुई थी, जिसमें मैंने कहा था कि मंगल जैसे ही नीच राशि में आएगा, क्योंकि उनकी मेष राशि है, तो मेष राशि के जातक के चौथे भाव में जैसे ही मंगल नीच नीच का आएगा, और मंगल की दृष्टि दसम भाव पे, प्रशासन पाप ग्रह है मंगल, भले ही वो राशि का लॉर्ड है और अष्टमेश भी है मेष राशि में। प्रशासन पे दृष्टि यानी दसम भाव पे दृष्टि, तो मान सम्मान पे धक्का लगने वाली स्थिति बनेगी, स्वास्थ्य पे कुछ असर पड़ेगा। चौथे भाव का मंगल का जो गोचर है अमित शाह जी के लिए बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन मैं उनकी जन्म कुंडली पे जाता हूँ। दर्शक मित्र ध्यान से जरा सुने अगर, तो अमित शाह जी का जो अच्छा समय था, बहुत अच्छा समय जिसे कहते हैं, तो वो राहु की महादशा का था 2003 से 2021 तक। सितंबर 2021 के बाद बृहस्पति की जो अंतर्दशा महादशा शुरू हुई, वो उनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं थी, और उस अंतर्दशा में कुछ राज्य गँवाए भी उनके नेतृत्व में, और काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। अभी उनको गुरु में शनि की अंतर्दशा नवंबर 2023 से चल रही है। शनि की अंतर्दशा, मंगल के नक्षत्र में है शनि, और मंगल एकादश में बैठा हुआ है इनकी कुंडली में, और शनि की अंतर्दशा जून 2026 तक है। तो शनि की अंतर्दशा बृहस्पति की महादशा में उनकी गिरती स्थिति को शनि की अंतर्दशा ने फिर संभाल लिया था। शनि की अंतर्दशा उनकी वेल कनेक्टेड है, लेकिन उस अंतर्दशा में भी इस वक्त शुक्र का प्रत्यांतर चल रहा है 14 अक्टूबर 2024 से 18 मार्च 2025 तक। शुक्र अमित शाह जी की कुंडली में द्वादश में बैठा हुआ है, और शुक्र अपने ही नक्षत्र में है, यानी पूरी तरह से शुक्र का संबंध द्वादश भाव से बन रहा है। द्वादश भाव विदेश और बदनामी का भाव होता है। विदेश खर्च, द्वादश भाव फॉरेन अफेयर्स का भाव होता है। शुक्र की जो अंतर्दशा इनकी 14 अक्टूबर से चली है,
एक बताता हूँ डेट में, 2025 तक, 18 मार्च 2025 तक चलेगी। तो ये जो अमित शाह जी के नाम पे जो बवंडर उठा है, या अमित शाह जी के ऊपर जो भी इल्जामात लग रहे हैं, 18 मार्च 2025 तक अगर ये इस आने वाले तीरों को अगर संभाल पाए, तो 18 मार्च 2025 के बाद ये निकल जाएँगे इस समस्या से। लेकिन 18 मार्च 2025 तक ये जो इल्ज़ाम उन पे लगे हैं, अगले 5 महीने इनके लिए इस मामले में परेशानी वाले रहने वाले हैं। और जी। शनि की जो अंतर्दशा चल रही है, वो चलेगी जून 2026 तक। तो शनि की जो अंतर्दशा है उनके लिए तो फ़ेवरेबल है, इसमें कोई संदेह शक मुझे नहीं है। लेकिन अभी 5 महीने उनके लिए बहुत भारी है। ये 5 महीने, ये जो इल्ज़ामात उन पे लगे हैं, उनको परेशानी में डाल सकते हैं। अगर इस 4-5 महीने में किसी बड़ी मुसीबत में फँसे, तो फिर उनको समस्या होगी। लेकिन सर ये इल्ज़ामात अमित शाह पे नहीं है, ये तो भारत पे आ रहे हैं। अमित शाह सिर्फ हाँ, एक इंडिविजुअल तो है नहीं, वो भारत हुँ, के गृह मंत्री हैं। तो इल्ज़ाम हाँ, भारत पे आ रहा है कि भारत एक देश के रूप में कनाडा में हत्याएँ करवा रहा है। ये अमित शाह तो एक उसका एक सिर्फ संकेत मात्र है सामने से कि भारत एक देश के रूप में जो कर गृह रहा है मंत्रालय, वो स्वीकार्य नहीं है सर। वो प्रॉब्लम है यहाँ पर सर, वो बड़ी हाँ, प्रॉब्लम है कि हमारे देश की गृह ख्याति जो है वो खतरे में आ रही है सर, कि हम एक इर्रेस्पॉन्सिबल नेशन के रूप में निकल कर आ रहे हैं और हमें नॉर्थ कोरिया के साथ रख दिया उसने कि इंडिया इज ए पोटेंशियल थ्रेट फॉर द कनाडा। सर इससे बड़ी बदनामी क्या हो सकती है कि हम नॉर्थ कोरिया के बराबर आके ठहर गए सर। ये चक्कर है सर सारा। गृह मंत्रालय पे आरोप लगा है ना, तो गृह मंत्रालय पे इस वक़्त जो भी कुर्सी पे बैठा हुआ है, ज़ाहिर है तकलीफ उसी को होगी ज़्यादा, वही प्रॉब्लम में आएँगे। तो अगले 4 महीने अमित शाह जी के लिए इस मामले में परेशानी वाले रहने वाले हैं। ठीक है, तो भारत भी परेशानी में, इसका मतलब हमारी भी ख्याति निश्चित, निश्चित नीचे तौर डाउन पे। हो रही है इसका मतलब। हाँ, चलिए ठीक। कनाडा ने लिस्ट में डाल दिया है, नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया है, जबकि कनाडा के साथ रोटी-बेटी का संबंध रहा है भारतवर्ष का। कनाडा सही बात। कनाडा तो भारत ही लगता है हमें, इतने भारतीय वहाँ जाके बैठे हुए हैं। जी, 28 लाख भारतीय